नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ी थी पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु संस्कृति, और आज साथियों शुरू कर रहे हैं वैदिक संस्कृति, और उसमें भी ऋग्वेद से संबंधित आज की क्लास में अपन देखेंगे। लेकिन साथियों आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट होने वाली है, उसका कारण भी बताऊंगा। और कल आपको टेलीग्राम पे टेक्निकल टीम में मैसेज डाला था। हालांकि देखो, मैं इस बात को समझता हूं कि जब अपन कुछ काम करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें अपने सामने आती है, और खास तौर पे जब कोई अच्छा काम किया जाए जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यार्थियों की या किसी की भी मदद हो रही है, तो कहीं ना कहीं से नकारात्मकता आनी जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति जो आप तक पहुंच नहीं सकता तो वो आपको गिराने की कोशिश करना चाहता है। जो वर्तमान की मतलब ये कहते हैं कि इंसानों का नेचर बना हुआ है। पता नहीं क्यों है, चलिए उस बात को नहीं देखेंगे। तो टेक्निकल टीम ने ये शायद आपको मैसेज भी कर दिया था कि क्लास नहीं आएगी और पीडीएफ आएगी। ऐसी चिंता ना करें। जब तक मुझे कुछ होता नहीं है, जब तक मैं स्वस्थ हूं, जब तक मैं आप लोगों के सामने खड़ा रहने लायक हूं, तब तक आप लोगों की क्लास निर्बाध रूप से न सिर्फ आपकी बल्कि आने वाले छोटे भाई बहन और जो भी बाद में तैयारी करेंगे उनके लिए भी मैं निरंतर ऐसे ही प्रयास करूंगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें नहीं देखनी होगी या जिन्हें फायदा महसूस नहीं होगा वो नहीं देखेंगे, जिन्हें फायदा महसूस हो रहा है वो देखेंगे, सीधी सी बात है। साथियों आज पूर्णिमा है तो आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि महीने का एक दिन मेरा जो है आप लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वही मेरी जिम्मेदारियां कुछ और भी है, जो उन मूक जीवों के लिए है जो मतलब जहां तक इंसान जो है सामान्य रूप से पहुंच नहीं पाते हैं और वो किसी न किसी की आस में होते हैं। तो आज सुबह का वैसे मेरा दिन का शेड्यूल ये था, एक हमारा योगा ग्रुप है पूरा, तो उनके साथ में ये एक्टिविटीज करते हैं हम थोड़ी सी। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि और भी यदि कोई प्रेरित होकर ये चीज करे तो बहुत अच्छा है, इसी तरीके से चैन बनती है आगे। तो ये यदि यहाँ पे साथियों आप ध्यान दोगे तो ये मूक जीव, ठीक है, मूक जीव और ऊपर से दिव्यांग, इसके दोनों हाथ नहीं है। इस बंदर के मतलब यदि देखोगे दोनों हाथ नहीं है, ये सीधा देखो यहाँ कोहनी तक के हाथ है। तो कहते हैं ना वो भगवान की लीला देखो, एक तो मूक जीव है, बोल नहीं सकता कुछ भी, और उसके अलावा भी दोनों हाथ नहीं है इसके। कैसी मतलब ये फिर भी ये संघर्ष कर रहा है, ये अपने को प्रेरणा देता है कि इसने हार नहीं मानी है, फिर भी ये संघर्ष कर रहा है जीवन जीने के लिए कैसे भी, कि भगवान ने जीवन दिया है तो उसको जीना है और इसको सफल करना है। तो हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ ऐसे ही जीवों के प्रति दया भाव हम रखें, और किसी की सेवा करो चाहे न करो, नर सेवा नारायण सेवा है वैसे, लेकिन किसी की सेवा करो न करो ये थोड़ा बहुत साथ साथ पे करना चाहिए। तो अब इस क्लास के जस्ट बाद में फिर मेरा एक और शेड्यूल एक गौशाला का है, तो फिर वहां पे भी मुझे जाना होगा, क्योंकि ये महीने का एक दिन उन लोगों के लिए भी होता है। इसलिए साथियों आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, अगली क्लास इसी को अपन और थोड़ी सी बड़ी देके और व्यवस्थित रूप से आपको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। हाँ, कल की आपको पीडीएफ भी नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आज मैं उसको आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट भी रहेगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों। अपन ने कल हड़प्पा काल पढ़ा और हड़प्पा में हमने सारी सिंधु संस्कृति को देखा। अब स्थलों से संबंधित जो है आप लोगों की काफी सारी प्रतिक्रिया थी कि सर वैदिक काल पे आओ, आप स्थल हम याद कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से याद कर लो, बढ़िया से याद हो जाते तो बढ़िया है, प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो साथ में, कहीं कोई समस्या है नहीं, ठीक है। अब आते हैं साथियों अपन वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है ऋग्वैदिक, एक है उत्तर वैदिक। अब यहाँ पे यदि हड़प्पा के बाद यदि देखें तो हड़प्पा जो थी वो नगरीय संस्कृति थी और ये ग्रामीण संस्कृति है। मुख्य जो बात है वो यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ये आर्यों से प्रभावित थी, ठीक है ना, आर्यों से शुरू हुई है। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, ये कई बार पूछा जाता है और मैं अपनी क्लास में कई बार समझाने के लिए भी ये चीज बताता हूं कि आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है ना। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। ये एक ग्रामीण सभ्यता है। अब ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अंतर है हड़प्पा और यहाँ पे। ये ग्रामीण संस्कृति है और हड़प्पा सभ्यता वाली नगरीय थी। ये ज्यादातर इनका जो व्यवसाय है या आजीविका निर्भर करती है वो पशुपालन पर, ठीक है ना। ये ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या तो पशुपालन था। और हड़प्पा वालों का मुख्य कार्य था कृषि, पशुपालन भी करते थे लेकिन बाद में पहला काम उनका क्या था, प्राथमिकता थी कृषि, बाद में पशुपालन, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो वैदिक संस्कृति को साथियों दो भागों में बांटा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका काल निर्धारण ये ध्यान रखना, मीटरनिच ने इसका काल निर्धारण किया है। और यहाँ पे यदि नंबर 1 है अपने ऋग्वैदिक और नंबर 2 है उत्तर वैदिक।
अब ऋग्वेदिक जो है वो पहले है, ये ईसा पूर्व है, यानी कि उल्टे सन चलते हैं, ठीक है ना। तो ईसा पूर्व है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके फिर वो मौर्य वगैरह वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो बाद में। अब यहाँ पे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसमें पूछा जाता है कि ये जो आर्य जिनके द्वारा ये वैदिक संस्कृति बसाई गई, ये मुख्यतः मूल निवासी कहाँ के थे, ठीक है ना। उसमें भी ये इनमें से भी 4-5 बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जैसे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स मूलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मान्य मत भी यही है मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर म से मैक्स मूलर, और इसने कहा म से मध्य एशिया, कि ये आर्य जो थे वो मध्य एशिया से यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, आर्य मध्य एशिया से आए। गार्डन चाइल्ड बताता है कि दक्षिणी रूस वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये रहते थे, और वहां से फिर ये आके भारत में यहाँ पे बसे हैं, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक साहब क्या कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ये उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे, और वहां से यहाँ आए। इनके कहने का मतलब ये है, ये ज्यादातर लोग जो बताएंगे ठंडे प्रदेश वाले बताएंगे, ठीक है, ये देखना आप। गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश जो है, ब्रह्मर्षि देश से, गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से इनका मूल निवास था। अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है, सैंधव यानी कि सिंधु नदी से बना है सैंधव, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। 7 नदियों का समूह है, वो सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। तो ये बताते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश इनका मूल निवास था। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत के निवासी थे। कहां के निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। और राजबली पांडे जी इन्हें मध्य भारत के बताते हैं, भारत के अंदर भी मध्य भारत के बताते हैं। इनमें से साथियों ध्यान रखना, एक तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दयानंद सरस्वती, एक ही आपके सप्त सैंधव प्रदेश वाला, एक बाल गंगाधर तिलक, एक मैक्स मूलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्लाइड पे आप जो भी चीज देखते हो वो इंपॉर्टेंट तो होती ही है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है ना, यहां से गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलें अगली स्लाइड पे। चलिए अब अगली स्लाइड जो है, यदि यहां पे अपन बात करते हैं साथियों, तो नदियों के नाम बहुत पूछे जाते हैं। वैदिक संस्कृति आ रही है और नदियों का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, नदियों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि देखा जाए तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वैसे अपने मध्य एशिया के, अपने यहाँ ईरान वाला, यहाँ पे जैन अवस्था और वो जो ग्रंथ है वो इससे भी प्राचीन बताते हैं। लेकिन ऋग्वेद अपने यहाँ यदि देखा जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथों के अंदर माना जाता है, ठीक है। वैदिक संहिताएं यदि देखा जाए, सिर्फ ऋग्वेद नहीं, जितने भी वैदिक संहिताएं, सब वैदिक संहिताओं में कुल मिलाकर 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी, 31 नदियों का उल्लेख है। उसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। टोटल 31 नदियों का उल्लेख है वैदिक संहिताओं में, उसमें से 25 आपके ऋग्वेद में उल्लेखित मिलती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है साथियों वो सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद में जो नदी सबसे पवित्र मानी गई वो है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। नदी तमे वगैरह नाम से इनको जाना गया। फिर गंगा नदी का उल्लेख साथियों, गंगा और सरयू का भी, ठीक है ना, आपके अयोध्या सरयू के किनारे, इनका उल्लेख एक बार है। और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया, ये ध्यान रखना। यमुना 1, 2, 3 अक्षर से बना है, तो 3 बार इसका उल्लेख किया गया है। ये पूछ लिए जाते कई बार, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दे रहा हूं, ऐसे पूछी जाती है और ऐसे याद है। इसके बाद में आपको दायरा बढ़ाना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है वो सारी चीजें मैं आपको बताता भी हूँ साथ साथ में, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे याद रखना है, ठीक है। अब साथियों ये नाम पे आते हैं। नाम से बहुत सारे सवाल बनते हैं, पुराने नाम और नए नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और उसमें भी पंजाब वाली 5 नदियां जो है सिंधु की सहायक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों सतलज को सतुद्री कहा जाता है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी ये। सतलज को सतुद्री कहा जाता है, आराम से याद कर सकते हो। चिनाब को अस्किनी कहा जाता है, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, मतलब, ठीक है ना। ये पुराने नाम है, ये नए नाम है, यहाँ पे लिखे हुए प्राचीन नाम है, तो इसको अस्किनी के नाम से जानते थे। ये जो रावी नदी है साथियों, ये परुष्णी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, परुष्णी के नाम से जानी जाती थी। झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जानते थे। गोमती को गोमल, व्यास को विपाशा, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी ये। व्यास, विपाशा, सतलज, सतुद्री, ये याद हो जाती है। याद करनी पड़ती है, एक तो चिनाब, एक झेलम, एक रावी,
ठीक है, 10 राज्य युद्ध हुआ था इसके परोशनी के किनारे। तो यहाँ पे गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना गया। ये अफगानिस्तान की कुछ नदियां जैसे काबुल को कुंभा के नाम से, कुर्रम को क्रूमू के नाम से और स्वात को सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। तो ये प्राचीन नाम है। उनमें से भी आपके देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम और व्यास। जो 5 नदियां मैंने बताई ना आपको, वो 5 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं साथियों मेन मुद्दे की बात पे। क्योंकि आज की क्लास इसलिए देनी जरूरी थी क्योंकि यदि आज की क्लास नहीं देता तो विद्यार्थियों को यह लगता कि क्या पता सर उस वजह से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्लास अपनी बंद नहीं होगी। जब मैं किसी के दबाव में न तो क्लास ले रहा हूं न वो, ऐसी कुछ भी बात नहीं, मैं मेरे अंदर की ऊर्जा से और अंदर की प्रेरणा से ले रहा हूं और मैं कुछ विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं। नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है। विद्यार्थियों का दिल से लगाव है, दिल से जुड़ाव है, तो काम करना है अपन को, बस सीधी सी बात है। अब अड़चने देखो किसके नहीं आई है, अब्दुल कलाम साहब के क्या अड़चने नहीं आई थी क्या? बहुत बहुत परिस्थितियां आती, रुकावटें खूब आती है, लेकिन रुकना थोड़ी है। आपको भी निरंतर बढ़ना है और अपनी क्लासेस भी निरंतर बढ़ेगी, ठीक है। चलिए साथियों अब देखो यहाँ अब मेन मुख्य चीजें आ रही है जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, आपको याद नहीं रहती है चीजें। मैं आपको सारे के सारे वेद, उपवेद और इनके अपने जो पुरोहित हैं यज्ञ कराने वाले, वो सारे के सारे आपको मैं याद करवाने वाला हूं। वैदिक काल में बहुत सारी ट्रिक है, आपको जो पक्ष कमजोर लगता है वो याद कर लेना, बाकी सीधी याद होती है तो सीधी याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अपने वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो इसके उपवेद भी कितने हैं? 4, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। इसकी साथियों ट्रिक है ऋग, यजु, सा, अथर्व या ऋग, यजु, सा, अर्थ, ऐसे याद कर लेना। ऋग, यजु, सा, अथर्व आराम से याद हो जाएगी और सीधे याद है तो कहीं कोई समस्या नहीं। ये इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि ये एक ट्रिक याद करने से बाकी आगे की सारी पूरी सारणी याद हो जाएगी और कहीं पे कंफ्यूजन आपके नहीं होगा। क्योंकि 4 ऑप्शन आने के बाद में जो अपने कंफ्यूजन होता है वही सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना। असाध्य रोग है वो, असाध्य रोग समझते हो ना, कंफ्यूजन वाला असाध्य रोग है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करते हैं। तो ऋग, यजु, सा, अथर्व, सबसे पहले ये जो ऋग है इससे साथियों बनेगा अपने, सबसे पहला जो ऋग है उससे बनता है ऋग्वेद, ठीक है। फिर यजु, तो यहां से बनेगा आपके यजुर्वेद। क्या बनेगा? यजुर्वेद। फिर बनता है सा, देखो सामवेद, सा से सामवेद, संगीत पर सबसे बड़ा यदि कोई पुस्तक कहते हो तो वो यही है। फिर बनेगा आपके यहां से अथर्ववेद। फिर क्या बनेगा? अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 हो गए। अब इन चारों के उपवेद ये याद रखने बहुत जरूरी है, इन चारों के। तो आ, धनु, गंसी, आ, धनु, गंसी, ऋग, यजु, सा, अथर्व, आ, धनु, गंसी। तो फिर इसी क्रम में इनको जमाना है, आ, धनु, गंसी। तो आ से आ जाएगा साथियों आयुर्वेद, आ से क्या आ जाएगा? आयुर्वेद, ठीक है। धनु से आ जाएगा धनुर्वेद, धनु से आ जाएगा धनुर्वेद। अब है ना, ये जिस चीज के सामने लिख रहा हूं वो उसी का उपवेद है, बस इसी तरीके से ऋग, यजु, सा, अथर्व, आ, धनु, गंसी। अब गण से आ जाएगा गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और सी से आ जाएगा शिल्प वेद, शिल्प वेद। कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, ठीक है ना, हमेशा ही याद रहने वाला है। तो ये आगे आ, धनु, गंसी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इनको यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित है साथियों वो याद करने हैं, वो भी ऐसे कैसे चलेंगे अपने, वो देखो। अब यहाँ पे ऋग्वेद का जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित है उसे होत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? होत्र, होते औ ब्रह्म, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर आपके यजुर्वेद का जो है वो कहलाता है अदवर्यु, ठीक है, अदवर्यु। और उसके बाद में ये ऊ से यहाँ पे आ जाएगा उद्गाता, बस साथ साथ में बनाकर जमाते रहना है बस। और उसके बाद में यहां से इसका आ जाएगा ब्रह्मा, ठीक है, ये आ जाएगा अथर्ववेद का। इस तरीके से ये चारों आपको ये भी याद होगी, होते औ ब्रह्म, ऋग, यजु, सा, अथर्व, आ, धनु, गंसी, होते औ ब्रह्म। 5-10 मिनट का काम है, उसके बाद में हमेशा के लिए कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, समस्या नहीं होगी। इसके बाद में साथियों ब्राह्मण ग्रंथ है इनके, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी ऐसे कैसे आपको जमाने हैं, वहां भी ये भी आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले एको, तो ये ऋग्वेद के है ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। इसके बाद में तेज यानी कि तैत्रेय,
तैतरेय और शतपथ, शतपथ, ठीक है ना। फिर आपके आ जाएगा सामवेद का, देखो पंजय यानी कि पंचवीस और जैमिनी, पंचवीस और जैमिनी, और गोसो, गोपथ और सोनक, इस तरीके से याद रखना, एकोतेश पंजे गोसो, एकोतेश पंजे गोसो, और आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से। तो ये आपके वेद पूरे के पूरे याद होने वाले हैं, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब ये आपके ये भी क्लियर हो गया यहां से मैटर, ठीक है। ये स्लाइड ये भी आपको दे दूंगा मैं, आज कोशिश करूंगा जल्दी देने की, देखो कब सेट हो पाता है। चलिए, इसके बाद में साथियों होते हैं ऋग्वेद पर, ठीक है ना। ऋग्वेद जो है ये कई सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में साथियों मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10। यदि ऋग्वेद में सूक्त पूछते हैं तो 10 के आगे 28 और लगाने, यानी कि 1028 सूक्त है। कितने हैं, 1028 सूक्त है। मंत्र की बात करें साथियों 10,600 मंत्र है। देखो ये वैसे आंकड़े ऑथेंटिक उठाए हुए हैं, लेकिन कई किताबों में थोड़े बहुत अलग अलग चेंज करके देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 10,600 सबसे बड़ा यदि साथियों मंडल माना जाता है तो 10वां मंडल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 यानी कि बड़ा ही है, संख्या भी बड़ी है, तो 10वां मंडल सबसे बड़ा है। सबसे छोटा मंडल जो है पहला छोड़कर दूसरा है, ठीक है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, दूसरा। सबसे नए मंडल जो है साथियों वो आपके पहला और 10वां है। सबसे नए मंडल जो है वो पहला, एक तो पहला नंबर है और एक 10वां नंबर है, वो सबसे नए मंडल है, सबसे बाद में जोड़े गए हैं ये। और 2 से 7 जो है सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है ना। 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल है, इन्हें वर्ण मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन मंडल। इस तरीके से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अब जो मुख्य मुख्य कौन सा किसको समर्पित है या किसमें क्या उल्लेख है उसको भी साथ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला मंडल जो है साथियों वो अंगिरा ऋषि को समर्पित है। किसको समर्पित है, अंगिरा ऋषि को। दूसरा मंडल जो है वो इंद्र की स्तुति से संबंधित है, इंद्र की स्तुति का उल्लेख है। तीसरा मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देवी सूक्त, सवित्र यानी कि गायत्री, सवित्र के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। चौथा मंडल जो है साथियों कृषि का उल्लेख है, इसके अंदर चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। सातवां मंडल है साथियों वो पूषण को समर्पित है। अब ये पूषण से संबंधित कल की जो क्लास आएगी इसमें से मैंने यदि कोई चीजें छोड़ी भी है, फास्ट आज क्लास चल रही है रैपिड, इसलिए तो कल की क्लास थोड़ी डिटेल देंगे और व्यवस्थित तरीके से और दूंगा थोड़ा सा, क्यों आज की आप मैंने जो भी कंडीशन बात है वो बता चुका हूं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज को आप भी समझें, तो फिर कल की अपने और थोड़ी सी विस्तृत आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूषण वरुण का भी उल्लेख है और दशराज्ञ युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। आठवां मंडल जो है साथियों कण्व ऋषि को समर्पित है। नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वां मंडल जो है जिसमें वर्ण व्यवस्था, विराट पुरुष, वर्ण व्यवस्था और यम यमी संवाद आदि इसके अंदर उल्लेखित है, इसके अंदर इन सब का उल्लेख मिलता है। यदि इतनी चीजें भी आप रेट के हिसाब से आपको याद रहती है तो बहुत, मैं समझता हूं आप अच्छी कंडीशन में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको याद है वो भी यहां सीमित रह जाए, नहीं, आप दायरा बढ़ा सकते हो, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। मैं देखो एक तरह से आपकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन किसी के भी, मैं तो कहता हूं किसी के, सिर्फ खुद के अलावा किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि आपकी मदद आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जितना आप अपने आप को समझते हो उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अपने पढ़ने का तरीका, अपने कितना क्या है सब दायरा वगैरह वो सब आप समझते हो, इसलिए सबसे बड़ी मदद आपकी आप स्वयं कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। जितना आत्मनिर्भर बनोगे उतना आप सुखी रहोगे, बढ़िया, किसी के ऊपर भरोसे रहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है साथियों। आज की क्लास में इतना ही करा पाऊंगा मैं, बाकी अपने जो है कल की क्लास में व्यवस्थित तौर से पढ़ेंगे, क्यों आज की आपको मैंने मजबूरियां भी बता दी है तो आप समझेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जब इतने फैमिलियर हो चुके हो, मैं आपको हर एक बात दिल की पूरी खोल के कहता हूं, जो प्रयास है आपके साथ में पूरे दिल से किए जाते हैं, तो इस बात को भी आप समझना। और आज के दिन आज कम क्लास, छोटी क्लास मिल रही है, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा सा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। हाँ सर, हाँ।